चलिए आज की वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 जीव जनन कैसे करते हैं। तो देखिए इस चैप्टर में फर्स्ट डेफिनेशन हमारे पास आ रहा है जनन, कि भाई जनन क्या होता है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन। ठीक है, जीवों के द्वारा अपने समान नई संतति उत्पन्न करने की क्रिया ही क्या कहलाती है? जनन कहलाती है। क्या कहलाती है? जनन कहलाती है। तब जीव को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए क्या आवश्यक है? जनन करना आवश्यक है। अगर जीव जनन करना बंद कर देंगे तो उनके आने वाली पीढ़ी उत्पन्न नहीं होगी और वो प्रजाति पूर्ण रूप से क्या हो जाएगी? नष्ट हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। इसलिए जनन आवश्यक है। क्या देखिए, कोशिका के केंद्रक में उपस्थित गुणसूत्रों में डीएनए का पूरा नाम क्या होता है? डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। गुणसूत्र में क्या पाए जाते हैं? डीएनए पाए जाते हैं। डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है, जो कि एक आनुवंशिक पदार्थ है, मतलब कि माता पिता से किसमें आएगा? बच्चों के अंदर आएगा। क्या ठीक है, आनुवंशिक पदार्थ है जिसमें डीएनए में एक प्रोटीन संश्लेषण की सूचनाएं निहित होती है। डीएनए में क्या होती है? प्रोटीन संश्लेषण की सूचनाएं निहित, मतलब कि उसके अंदर क्या होंगी? प्रोटीन संश्लेषण की सूचनाएं उसके अंदर उपस्थित रहेंगी। अर्थात डीएनए की प्रतिकृति का मतलब होता है फोटोकॉपी जनन की मूल घटना है। मतलब जैसा पेरेंट्स रहते हैं उसकी सेम फोटोकॉपी, मतलब वही गुण क्या होता है? बच्चों के अंदर भी आते हैं। क्या डीएनए की प्रतिकृति बनाने के लिए कोशिकाएं विभिन्न रासायनिक क्रियाओं का उपयोग करती है। जनन कोशिका में इस प्रकार डीएनए की दो प्रतिक्रियाएं बनती हैं। क्या बनती हैं? डीएनए की दो प्रतिक्रियाएं या फोटोकॉपी बनती हैं, जो अलग अलग और दो नई कोशिकाओं का निर्माण करती है। ये तो था बेसिक इसका अपने पास। अब आ रहा है क्वेश्चन है हमारे पास, सजीवों में विभिन्नताएं क्यों आवश्यक है? देखिए, जनन के दौरान विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। विभिन्नताएं सजीवों को वातावरण में रहने योग्य बनाती हैं। यदि जीवों के अंदर विभिन्नताएं नहीं हो तो विपरीत परिस्थितियों में जीवित नहीं रह पाएगा। इसीलिए क्या है? विभिन्नताएं सजीवों में आवश्यक है। उदाहरण देखना, जीवाणु एक समष्टि का मतलब एक प्रजाति होती है। क्या ठीक है, जीवाणु की एक समष्टि शीतोष्ण जल में, मतलब कि ठंडे जल में रहती है। यदि इस जल को गर्म कर दिया जाए तो अधिकांश जीवाणु क्या हो जाते हैं? मर जाएंगे। क्यों मर जाएंगे? क्योंकि उनकी हैबिट क्या है? ठंडे जल में रहने की है। क्या अब जैसे जल को गर्म कर दिया जाएगा तो वो उसमें सर्वाइव नहीं कर पाएंगे और वो क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे अधिकांश जीवाणु। लेकिन वह जीवाणु जो गर्म जल के प्रति रोधी थे, मतलब कि जो गर्म जल में भी जीवित रह सकते थे, जिनमें अधिक विभिन्नताएं पाई जाती हैं, गर्म जल में भी जीवित रहते हैं। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि सजीवों के लिए विभिन्नताएं क्या है? आवश्यक है। जिस प्रकार से आप किसी भी एनवायरनमेंट पर रहो, आप नॉर्मल वातावरण में भी रहो, आप गर्मी में भी रहो, सर्दी में भी रहो, तो आप किसी भी एनवायरनमेंट में रहने योग्य हो सकते हैं। क्या ठीक है, तो सजीवों के लिए विभिन्नताएं आवश्यक है। अगला टॉपिक है जनन के प्रकार। देखिए, जनन के प्रकार, जनन कितने प्रकार के होते हैं? तो मुख्यतः जनन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। तो फर्स्ट पढ़ रहे हैं अपन अलैंगिक जनन। देखना, जनन की वह विधि जिसमें एक ही जीव नर या मादा भाग लेता है। ठीक है, वे जनन की वह विधि जिसमें क्या है? एक ही जीव भाग लेगा, तो नर भाग लेगा, मादा भाग लेगा। कौन सा जनन कराएगा? वो अलैंगिक जनन कहलाता है। अलैंगिक जनन अनेक विधियों द्वारा होता है। तो देखिए, अलैंगिक जनन की बहुत सारी विधियां होती है हमारे पास। तो कुछ प्रमुख विधियां हमने यहाँ पे ली हैं जो आपके सिलेबस में है। तो पहला है विखंडन, खंडन, पुनरुद्भवन, मुकुलन, कायिक प्रवर्धन और बीजाणु जनन। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट विखंडन। कि विखंडन क्या होता है? अब नाम से पता चल रहा है कि इसमें किसी भी चीज़ का क्या होगा? खंडन या विखंडन होगा। एक कोश के जीवों में विखंडन के द्वारा अलैंगिक जनन होता है। किसके द्वारा? अलैंगिक जनन द्वारा होता है। अपन किसमें? एक कोश के जीवों में। अब एक कोश के जीव क्या होते हैं कि भाई वे जीव जिनका शरीर का निर्माण क्या होता है? एक ही कोशिका से मिलकर होता है। क्या कहलाते हैं वो? एक कोश के जीव कहलाते हैं। क्या ठीक है, तो अब फर्स्ट कौन है अपने पास? अमीबा। अमीबा क्या है? एक कोश के जीव का उदाहरण है, जो कि प्रोटोजोआ संघ का मेंबर है। क्या देखिए, अमीबा एक कोश के जीव है। आपसे पूछ ले एक कोश के जीव क्या होते हैं? कि भाई वे जीव जिनका शरीर का निर्माण क्या होता है? एक ही कोशिका से मिलकर बना होता है। क्या कहलाते हैं? एक कोश के जीव कहलाते हैं। और अमीबा इसका क्या उदाहरण है? जिसकी आकृति निश्चित नहीं होती है। अमीबा एक अनिश्चित आकृति का होता है। आप किसी भी प्रकार की संरचना बनाइए, अमीबा में सब चलता है। क्या जिसमें केंद्रक व कोशिका द्रव्य पाया जाता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है? केंद्रक व कोशिका द्रव्य पाया जाता है। सर्वप्रथम इसका केंद्रक विभाजित होता है। क्या होता है? इसका केंद्रक विभाजित होकर दो भागों में बढ़ जाता है। इसके बाद कोशिका द्रव्य भी क्या होता है? विभाजित होता है। सबसे पहले अमीबा में क्या होता है? केंद्रक का विभाजन होता है, उसके बाद कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा। विभाजित होकर दो भागों में बढ़ जाता है, जो आगे चलकर दो नई पुत्री कोशिकाओं को जन्म देता है। अब देखना है चित्र के माध्यम से समझना।
ये आपके पास अमीबा है क्या, ठीक है। अमीबा का अपने डायग्राम बनाया। अब सबसे पहले क्या हो रहा है, इसका केंद्रक देखो, केंद्रक पहले ऐसा था, अब केंद्रक में क्या है, डिवाइडेशन होना स्टार्ट हो गया। फिर ये इस प्रकार से होगा और लास्ट में जाके क्या है, केंद्रक पूर्ण रूप से अलग अलग हो जाते हैं और इसी के साथ क्या होता है, कोशिका द्रव्य भी इनमें अलग अलग हो जाता है और लास्ट में जाके आपके पास क्या है, दो नई पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है एक कोशिका से, ठीक है। एक कोशिका से दो नई पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो ये है अमीबा में विखंडन। क्वेश्चन आ जाए आपके, अमीबा में विखंडन को सचित्र समझाइए, तो इस प्रकार समझा देना और इस क्रिया को अमीबा में द्विखंडन के नाम से भी जाना जाता है। अगला है आपके कालाजार। देखना, कालाजार रोग के रोगाणु लेशमानिया के शरीर पर कोड़े के समान, कोड़ा जो मतलब होता है ना पीटने वगैरह का, कोड़े के समान संरचना पाई जाती है जो विभाजित होकर नए जीव का निर्माण करती है। इसे क्या बोलते हैं, द्विखंडन। वहाँ पे कौन विभाजित हो रहा था, वहाँ पे केंद्रक विभाजित हो रहा था। बट देखो ये क्या है, अपने पास लेशमानिया है, ठीक है। तो इसमें से क्या है, ये इसकी संरचना है कोड़े नुमा, तो फिर यहाँ से धीरे धीरे क्या है, नई संरचना का निर्माण हो रहा है। फिर एंड में जाके क्या होता है, ये नई विभाजन कोशिकाएं कर लेगा और यहाँ पे क्या है, फिर इसमें भी द्विखंडन हो जाएगा और एक कोशिका से दो कोशिकाएं बन जाएंगी क्या। फिर यहाँ पे भी केंद्रक का विभाजन हो रहा है, इसका निर्माण भी हो रहा है। तो इस प्रकार से आप लेशमानिया में द्विखंडन को भी समझा सकते हैं। चलिए अगला है अपने पास मलेरिया में परजीवी प्लाज्मोडियम। अब प्लाज्मोडियम क्या होता है, जीवा परजीवी है क्या, जिसके द्वारा क्या होता है, मलेरिया रोग होता है। और मच्छर कौन सा होता है इसमें, मलेरिया में मादा एनाफ्लिज्म के द्वारा क्या होता है, मलेरिया रोग होता है क्या। और डेंगू होता है मादा एडीज मच्छर के काटने से क्या। उसमें कौन सा परजीवी होता है, प्लाज्मोडियम का केंद्रक अनेकों बार विभाजित होकर बहुत सारी कोशिकाओं का निर्माण कर लेता है, जिसके चारों ओर कोशिका द्रव्य पाया जाता है। इसे क्या बोलते हैं अपन, बहुविखंडन बोलेंगे। मतलब कि वहाँ द्विखंडन होता है, एक से दो बन रहा है, बहुविखंडन में बहुत सारा विखंडन। देखिए इस प्रकार से इसका चित्र होता है, ठीक है। इसमें बहुत सारे अपने पास क्या है, केंद्रक हो रहे हैं क्या, ठीक है। तो एक ही कोशिका के अंदर इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं क्या। तो ये क्या है, प्लाज्मोडियम में बहुविखंडन है क्या, या बहुखंडन है क्या, ठीक है। ये डायग्राम आपको बनाना है, इस वाले में आपकी बुक में आपको मिल जाएगा क्या। अगला आ रहा है अपने, अगला है हमारे पास सेकंड वाला आ रहा है खंडन, ठीक है। सरल संरचना वाले बहुकोश के जीवों में, अब बहुकोश के जीव क्या होते हैं, जिनका शरीर का निर्माण क्या है, बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, वो क्या कहलाएंगे, बहुकोश के जीव कहलाएंगे। जीवों में खंडन के द्वारा अलैंगिक जनन होता है। इसमें जीव का शरीर विकसित होकर छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित हो जाता है, मतलब कि टूट जाएगा, बढ़ जाएगा। ये टुकड़े अथवा खंड नए जीव को विकसित कर लेते हैं। एग्जाम्पल है स्पायरो वगैरह में खंडन द्वारा अलैंगिक जनन होता है क्या, ठीक है। अगला आ रहा है आपके पुनरुद्भवन या पुनर्जनन भी इसको अपन कहते हैं क्या। पुनर्रूपेण विभेदित जीवों में अपने कायिक भाग से, कायिक भाग जहाँ से वापस निर्माण हो जाता है क्या, नई संरचना का भाग से नए जीवों का निर्माण की क्षमता होती है। अर्थात यदि किसी कारणवश किसी जीव का शरीर टूट जाए या क्षतिग्रस्त हो जाए, इसके अनेक टुकड़े वृद्धि करके नए जीव में क्या हो जाते हैं, विकसित हो जाते हैं। इसको अपन क्या बोलते हैं, पुनरुद्भवन कहते हैं। एग्जाम्पल प्लेनेरिया जैसे सरल प्राणियों को कई टुकड़ों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर क्या है, नए जीव का निर्माण कर लेता है क्या। तो देखिए प्लेनेरिया में पुनरुद्भवन जो हमने पढ़ लिया था, अब देखिए ये हमारे पास प्लेनेरिया है क्या, ठीक है। अब ये क्या है, इस हिस्सों में बढ़ चुका है क्या, ये तीन भागों में, ये हेड, ये इसका मिड वाला और इसका लोअर पार्ट ये हो गया है क्या। अब देखना इस वाले से इसके पूरा नीचे का शरीर बन गया, ठीक है। इस बीच वाले से ऊपर का भी बन गया, नीचे का भी बन गया। हमने यहाँ डार्क कर रखा है, आपको अच्छे समझ में आएगा। और इस नीचे वाले से इसने ऊपर वाला शरीर बना लिया। तो ये क्या है, पुनरुद्भवन होता है कि किसी भी अंग से पूरे शरीर का निर्माण कर देना क्या कहलाता है, पुनरुद्भवन कहलाएगा। और बाद में जाके ये इस आधे शरीर से जो ऐसा था, बाद में पूरा बन गया प्लेनेरिया, यहाँ हेड से पूरा बन गया और इस वाले से भी यहाँ पे ये बन गया। तो ये है प्लेनेरिया में पुनरुद्भवन, सचित्र है, उसको भी हमने समझा दिया है। आप इसको अच्छे से समझ लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला है हमारे पास मुकुलन। देखिए हाइड्रा में मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन पाया जाता है। हाइड्रा में क्या होता है, अलैंगिक जनन द्वारा मुकुलन की क्रिया होती है। हाइड्रा की संरचना पर एक उभार उत्पन्न हो जाता है। ये देखो ये हाइड्रा है, यहाँ से गैस में एक उभार उत्पन्न हो गया, ठीक है। समझ लेना, चित्र भी हमने बिल्कुल आपके लिए बाहर ही बना रखे हैं। उभार उत्पन्न हो जाता है जो वृद्धि एवं विकसित होकर लंबी उभारनुमा संरचना का निर्माण करता है, जिसे मुकुल कहा जाता है। ये क्या होगा, धीरे धीरे वृद्धि करेगा ये इस प्रकार से, ठीक है। तो इसको अपन क्या बोल देंगे, मुकुल बोल देंगे। क्या बोल देंगे, मुकुल कहा जाता है। यह मुकुल जीव के शरीर से अलग होकर नया हाइड्रा का निर्माण कर लेता है। इस प्रकार के जनन को मुकुलन कहते हैं। क्या बोलते हैं इस प्रकार जनन को, मुकुलन। ये लास्ट में क्या हो जाता है, यहाँ से पूर्ण विकसित हो जाएगा और अलग हो जाएगा। तो ये पूरी विधि क्या कहलाएगी, हाइड्रा में मुकुलन कहलाएगी। ये इसका चित्र हो गया और ये इसकी डेफिनेशन विद एक्सप्लेनेशन इसका हो गया।
कायिक प्रवर्धन देखिए, बहुत से पौधे ऐसे होते हैं जिनमें कुछ भाग जड़, तना तथा पत्तियां उपयुक्त परिस्थितियों में विकसित होकर एक नया पौधा उत्पन्न करते हैं। अधिकतर जंतुओं के विपरीत एकल पौधे भी इस क्षमता का उपयोग करके जनन विधि के रूप में भी करते हैं क्या, ठीक है। जैसे कि कलम अथवा रोपण, ये विधियों के नाम है क्या, कलम अथवा रोपण, पर्तन, बीज बांधना जैसी कायिक प्रवर्धन तकनीक का उपयोग कृषि में भी किया जाता है। कायिक प्रवर्धन द्वारा उगाए गए पौधे बीज द्वारा उगाए गए पौधों की अपेक्षा पुष्प एवं फल कम समय में उगने लगते हैं। इस विधि का उपयोग केला, संतरा, गुलाब, चमेली के पौधों को उगाने के लिए किया जाता है। सीधा सीधा कायिक प्रवर्धन में ये होता है कि जिस प्रकार से ये आपका कोई भी पेड़ पौधा, इसकी टहनी है क्या, ठीक है, तो यहाँ से अपन इसमें थोड़ा सा कट लगा के यहाँ पे दूसरा पौधा इसमें क्या कर देंगे, इंजेक्ट कर देंगे क्या, ठीक है, तो इसको अपन कलम रोपण वगैरह इसको अपन बोलते हैं। या फिर यहाँ पे अपन क्या कर देंगे, एक मिट्टी लगा के इसमें बीज बांध देंगे, तो यहीं से पौधे का निर्माण होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार के कायिक प्रवर्धन कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, हैंड टू हैंड क्या होता है, पौधा जल्दी ग्रोथ करता है क्या, ठीक है। तो ये जैसे कि अपन इसको भूमि में डालेंगे तो वहाँ से बीज बनेगा, बहुत ज़्यादा समय लेगा वो, तो यहाँ से क्या है, हैंड टू हैंड पौधा बनना स्टार्ट हो जाता है। तो कायिक प्रवर्धन ज़्यादा लाभदायक होता है क्या। तो इसका उपयोग हम किसके लिए करते हैं, केला, संतरा, गुलाब, चमेली आदि पौधे उगाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है क्या। कायिक प्रवर्धन का दूसरा लाभ यह होता है कि इस प्रकार उत्पन्न सभी पौधे आनुवंशिक रूप से सभी पौधों के समान होते हैं। ब्रायोफिल्म की पत्तियों की कोर, मतलब कि इसकी साइड, ये ब्रायोफिल्म की पत्ती है अपने पास, पर कुछ कलिकाएं विकसित होकर मृदा में गिर जाती हैं। क्या हो जाती हैं, यहाँ पे क्या है, मृदा में गिर जाएगी तथा नए पौधे विकसित हो जाती हैं। यहाँ से क्या है, फिर इनमें ये कायिक भाग है इस पौधे के क्या, तो यहाँ से फिर नई पत्तियाँ उगना स्टार्ट हो जाती हैं। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है, कलिकाओं के साथ ब्रायोफिल्म की पत्ती क्या, ठीक है। अगला है अपने पास बीजाणु जनन क्या, अलैंगिक विधि के अगली विधि है अपने पास बीजाणु जनन। राइजोपस कवक पर ऊर्ध्वाधर दिशा में अनेक धाग्यनुमा संरचना विकसित होकर होती हैं, जिसका अग्रशिरा गोलाकार तंतु का निर्माण करता है। ये देखिए, ये धाग्यनुमा संरचना, इसमें ऊपर क्या है, गोलाकार संरचना का निर्माण है, जिसमें जिसे बीजाणुधानी कहा जाता है। इनको क्या बोलते हैं अपन, बीजाणुधानी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, बीजाणुधानी इनको बोलते हैं। इन बीजाणुधानी के अंदर क्या होते हैं, फिर हमारे बीजाणु का निर्माण होता है क्या, बीजाणुधानी कहा जाता है। बीजाणुधानी में बीजाणु पाए जाते हैं। ये जैसे इसके अंदर आपको दिख रहे हो छोटे छोटे, बिल्कुल हमने डॉट डॉट से बता रखे हैं, ये यहाँ पे बिल्कुल हमने सिंगल सिंगल में इनको कर दिया गया। तो बीजाणु पाए जाते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में यह बीजाणुधानी क्या हो जाती है, फट जाएगी और बीजाणु बाहर निकलकर मृदा में गिर जाते हैं क्या, उनसे नए राइजोपस का निर्माण होता है। इस प्रकार के जनन को बीजाणु जनन या बीजाणु समासंग भी हम इसे कहते हैं क्या, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी कई बार बीजाणु समासंग से पूछ लिया जाता है या बीजाणु जनन से भी इसको पूछ लिया जाता है। तो आपको ये डायग्राम भी इसमें बनाना है और नीचे लिखना है राइजोपस में बीजाणु समासंग क्या, ठीक है। राइजोपस है, ठीक है, क्या होगा, भी यहाँ से एक धाग्यनुमा संरचना का निर्माण करेगा, ऊपर इसके अंदर क्या पाई जाएगी, बीजाणु धानी पाई जाएगी। बीजाणु धानी के अंदर कौन रहते हैं, अपने पास बीजाणु रहते हैं। अब जैसे ये अनुकूल परिस्थितियों में आके क्या हो जाएगी, फट जाएगी क्या, फटते ही ये सारे बीजाणु कहाँ हो जाएंगे, मिट्टी में आ जाएंगे और फिर वापस नए जीव का निर्माण कर लेंगे इस प्रकार से क्या, ठीक है। तो ये था हमारे पास बीजाणु जनन क्या। तो ये अलैंगिक जनन की सारी विधियाँ हमारे पास यहाँ पे समाप्त हो चुकी हैं। अब हमारे पास है लैंगिक जनन। तो देखिए, जनन की वह विधि जिसमें नर व मादा दोनों भाग लेते हैं। नर में नर युग्मक तथा मादा में मादा युग्मक आपस में संलेप होकर युग्मनज का निर्माण करते हैं। इसे लैंगिक जनन कहते हैं। देखिए, इसमें दे रखा है, इसमें दो जीव भाग लेते हैं, एक तो नर और एक इसमें भाग लेती है मादा, ठीक है। तो जब जनन की क्रिया होती है तो इसमें नर युग्मक के तौर पर कौन पाया जाता है, शुक्राणु पाया जाता है, और इसमें मादा युग्मक के तौर पर कौन पाया जाता है, अंडाणु पाया जाता है क्या, ठीक है। फिर ये दोनों आपस में निषेचन की क्रिया द्वारा, किस क्रिया द्वारा, निषेचन, जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, निषेचन की क्रिया के द्वारा क्या हो जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे और किसका निर्माण कर लेंगे, ये युग्मनज या जायगोट का निर्माण यहाँ पे ये कर लेते हैं। फिर ये आगे जाके क्या है, भ्रूण का निर्माण करेगा। युग्मनज विकसित होकर किसका निर्माण करेगा, भ्रूण का, और फिर यहाँ जाके शिशु का बनना इसमें स्टार्ट हो जाएगा। पूरी अवधि में 9 माह का समय लगता है, ठीक है। तो ये पूरा क्या कहलाएगा, लैंगिक जनन कहलाएगा। इसमें दो भाग लेते हैं, ये नर युग्मक है
शुक्राणु और ये मादा युग्मक है क्या, ठीक है। आपस में क्या हुआ, इनका संलयन हो गया, निषेचन या संलयन यहाँ पे इनका हो गया। क्या बना यहाँ पे, युग्मनज बना, फिर युग्मनज से भ्रूण बनता है, फिर भ्रूण से फिर क्या शिशु के अंग डेवलप होने लग जाते हैं, और फिर 9 माह की अवधि के दौरान क्या होता है, पूर्ण रूप से शिशु बन जाता है, और प्रसव की क्रिया के द्वारा फिर शिशु जन्म होता है क्या। एक एक पॉइंट को आप समझते हो चलना, कहीं कोई डाउट आए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। संलयन युग्मनज का निर्माण करते हैं, इसे लैंगिक जनन कहते हैं। इसके फलस्वरूप उत्पन्न संतति में कुछ लक्षण नर के तथा कुछ लक्षण मादा के। अब कुछ लक्षण नर मादा के क्यों आ रहे हैं, क्योंकि क्या हो रहा है, क्योंकि नर के भी यहाँ पे युग्मनज आ रहे हैं और मादा के भी आ रहे हैं। जबकि एक लिंगी में क्या हो रहा था, जिस प्रकार से जो पौधा पहले था वही सेम पौधा निकलेगा, क्यों, क्योंकि वहाँ पे एक ही जीव भाग ले रहा है और उसी के सारे कुछ आ रहा है, गुणसूत्र वगैरह सब कुछ उसमें सेम आ रहे हैं क्या। यहाँ पे मादा के युग्मक भी काम कर रहे हैं और नर के युग्मक भी काम कर रहे हैं, तो किसी भी जीव के अंदर क्या होगा, नर के लक्षण भी आएंगे और मादा के लक्षण भी आएंगे। क्यों, क्योंकि उसके अंदर क्या हो रहा है, लैंगिक जनन हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे आवर्त बीजी एंजियोस्पर्म, ये ऐसे पौधे होते हैं जिनमें बीज उत्पन्न करने की क्षमता होती है, क्या कहलाते हैं, आवर्त बीजी कहलाते हैं। डेफिनेशंस पूछ ली जाती है कई बार कि आवर्त बीजी एंजियोस्पर्म क्या होते हैं। एंजियोस्पर्म इनको इंग्लिश में बोला जाता है। ये ऐसे पौधे होते हैं जिनमें बीज उत्पन्न करने की क्षमता होती है, क्या कहलाते हैं, आवर्त बीजी कहलाते हैं। अगला आता है अनावर्त बीजी, विवृत बीजी या जिम्नोस्पर्म या नग्न बीजी भी इनको अपन बोल सकते हैं। यह ऐसे पौधे होते हैं जिनमें बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है, इनको बोलते हैं अनावर्त बीजी। क्या बोलते हैं भाई, जो बीज उत्पन्न कर सकते हैं वो आवर्त बीजी, जो बीज उत्पन्न नहीं कर सकते हैं वो क्या कहलाते हैं, अनावर्त बीजी। तो ये लैंगिक जनन अपने पास है। पुष्पीय पादप में लैंगिक जनन, देखिए आवर्त बीजी। अब मैंने आवर्त बीजी अनावर्त बीजी की डेफिनेशन आपको बता दी, तो आपको समझ में आ गया होगा भाई आवर्त बीजी क्या होते हैं, अनावर्त बीजी क्या होते हैं। आवर्त बीजी एंजियोस्पर्म के जननांग, जननांग क्या होते हैं, जनन में प्रयुक्त होने वाले अंगों को क्या बोलते हैं, जननांग बोलेंगे क्या। आवर्त बीजी एंजियोस्पर्म के जननांग पुष्प में पाए जाते हैं, किस में पाए जाते हैं, पुष्प में। अब पुष्प देखो एक लिंगी, ऐसे पुष्पीय पादप जिनमें जननांग के रूप में नर युग्मक या मादा युग्मक दोनों में से केवल एक ही पाया जाता है, एक लिंगी पुष्प कहलाते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है, एक लिंगी के एग्जाम्पल पूछ लेता है, एक लिंगी की डेफिनेशन पूछ लेता है कि एक लिंगी क्या होते हैं, कि भाई ऐसे पुष्पीय पादप जिनमें जननांग के रूप में नर युग्मक या मादा युग्मक में दोनों में से केवल एक ही पाया जाए, क्या कहलाएगा वो, एक लिंगी पुष्प कहलाएगा। और जिसमें दोनों पाए जाएंगे वो द्विलिंगी या उभयलिंगी कहलाएगा। एग्जाम्पल है पपीता, खरबूजा और यहाँ पे क्या है, केला एटसेट्रा, किसके एग्जाम्पल है, एक लिंगी पुष्प के एग्जाम्पल है। अगला है हमारे पास द्विलिंगी या उभयलिंगी। अब नाम से पता चल रहा है कि ऐसे पुष्पीय पादप जिसमें जननांग के रूप में नर युग्मक या मादा युग्मक दोनों एक ही पुष्प में पाए जाते हैं, क्या कहलाएंगे, द्विलिंगी या उभयलिंगी पुष्प कहलाते हैं। जैसे कि सरसों और गुड़हल, ये क्या है, इसके एग्जाम्पल हैं क्या, ठीक है। अब आ रहा है अपने पास पुष्पीय पादपों की संरचना। देखिए पुष्पीय पादप की संरचना को निम्न भागों में बांटा गया है, इसको बिल्कुल देखते जाना। बाह्य दलपुंज, नाम से पता चल रहा है कि बाहर की ही कोई चीज़ है यहाँ पे, बाह्य दलपुंज। यह पुष्प का सबसे बाहरी भाग होता है, क्या होता है, सबसे बाहरी भाग होता है जो हरे रंग का होता है, क्या होता है, हरे रंग का होता है, जिसे क्या बोलते हैं अपन, बाह्य दलपुंज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बाह्य दलपुंज बोलेंगे। अगला आ रहा है दलपुंज। यह पुष्प का सबसे आकर्षक भाग होता है जो अनेक रंगों में पाया जाता है, जिसे सामान्य भाषा में पंखुड़िया भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसे सामान्य भाषा में, पंखुड़िया। ये सबसे अट्रैक्टिव भाग होता है किसी भी फूल में, ठीक है। जो सबसे बाहर होगा हरे रंग का जो होता है ना, लास्ट में टॉप जो होती है उसकी, उसको क्या बोलेंगे, बाह्य दलपुंज बोलेंगे, हरे रंग का होता है। दलपुंज क्या होता है, सबसे आकर्षक भाग होगा जो अनेक रंगों में पाया जाता है। अब फूल की पंखुड़िया गुलाबी भी हो सकती है, लाल भी हो सकती है, सामान्य भाषा में इसे पंखुड़िया कहा जाता है। अगला आ रहा है अपने पास पुंकेसर। चलिए पुंकेसर, यह पुष्प का नर जननांग वाला भाग होता है जिसमें परागकोश में परागकण पाए जाते हैं, परागकण पाए जाते हैं जो पीले रंग के होते हैं, इसलिए इन्हें छूने पर ये हाथों को क्या कर देते हैं, पीला कर देते हैं। पुंकेसर होता है क्या, ये नर जननांग वाला भाग होता है, क्या होता है, नर जननांग। इसमें परागकोश होते हैं, अब परागकोश के अंदर क्या पाए जाते हैं, परागकण पाए जाते हैं क्या, जो पीले रंग के होते हैं, इसलिए इन्हें छूने पर ये क्या है, हाथों को पीला कर देते हैं क्या। अगला आ रहा है स्त्री केसर। यह पुष्प का मादा जननांग वाला भाग होता है जो 3 भागों से मिलकर बना होता है क्या। प्रथम फूला हुआ आधारी भाग जिसे अंडाशय कहते हैं, क्या बोलते हैं, अंडाशय। अंडाशय में फल का निर्माण होता है क्या। अंडाशय के अंदर बीजांड पाया जाता है जिसमें अंडकोशिका होती है। अंडाशय में फल का निर्माण होता है और बीजांड के अंदर बीज का निर्माण होता है क्या, ठीक है। जैसे कि आम देखा होगा आपने, सपोज देन ये आपके पास क्या है, एक
आम है क्या, कैसे बना लो, ये आम है क्या, ठीक है। और ये इसके अंदर क्या है, आपकी गुठली है, ठीक है। तो ये जो जितना भी इसका भाग है गुठली के अलावा, ये सब क्या है, अंडाशय वाला भाग है। कौन सा भाग है, अंडाशय वाला भाग है, जो क्या है एक तरह से फल है अपने पास, तो अपन अंडाशय वाला भाग खाते हैं। अब बीजांड के अंदर क्या होता है, बीज होता है। क्या होता है, बीज। किसके अंदर बन रहा है ये, बीजांड के अंदर बनता है, ठीक है। और अंडाशय कहाँ होता, अंडाशय हो गया, अंडाशय के अंदर कौन, बीजांड पाया जाएगा, और बीजांड के अंदर बीज का निर्माण होगा, ठीक है। बीजांड पाया जाता है जिसमें अंड कोशिका उपस्थित होती है। किसमें, बीजांड के अंदर अंड कोशिका उपस्थित होती है। मध्य लंबी नलिकाकार संरचना होती है जिसे वर्तिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे वर्तिका कहा जाता है। इसके वर्तिकाग्र के अग्र सिरे पर वर्तिकाग्र कहते हैं। क्या बोलते हैं उसे, वर्तिकाग्र बोलते हैं, जिसके ऊपर चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है। ये आपको सारे डायग्राम में मिल जाएंगे, पार्ट जितने भी हैं। क्या डायग्राम आपके बुक में दे रखा है। देखिए पुष्प की संरचना में हमने पढ़ा कि सबसे पहले इसमें क्या होते हैं, बाह्य दलपुंज होते हैं। क्या होते हैं, बाह्य दलपुंज, ठीक है। ये इस प्रकार से यहाँ से जो इसका ये है सिरा, इसके बाद से क्या स्टार्ट हो जाएंगे, इसमें बाह्य दलपुंज हो जाएंगे, जो कि क्या होते हैं, हरे कलर के होते हैं, सबसे बाहर की ओर होंगे। क्या इसके बाद फिर आ जाएगा इसमें दलपुंज आ जाएंगे। दलपुंज कहाँ है इसमें, ये जितने भी इसमें पंखुड़ी वाला हिस्सा है उसको क्या बोल देंगे अपन, दलपुंज है, इसको अपन पंखुड़ी बोल देंगे। ये सबसे क्या है, आकर्षक भाग होता है। फिर इसके बाद से इस पर बहुत सारे पार्ट्स के अंदर आ जाएंगे। फिर अभी अपन ने पढ़ा कि पुंकेसर, देखो ये वाला हिस्सा, ये ठीक है। पुंकेसर किस में होते हैं, परागकोश, ठीक है। परागकोश के अंदर क्या होता है, परागकण उपस्थित होंगे। किसके अंदर, इस परागकोश के अंदर क्या होंगे, अपने पास परागकण का उपस्थित होंगे। क्या, ठीक है। इसके बाद आता है अपने पास स्त्री केसर। ये पूरा हिस्सा, ये यहाँ से ये पूरा जो हिस्सा है इसके अंदर, यहीं से देखते जाओ, ये सब क्या है, पूरा मिला के स्त्री केसर है। स्त्री केसर को अपन ने 3 भागों में बांटा है। एक तो अंडाशय, ये पूरा इसके अंदर वाला पार्ट, इसके बाद ये वर्तिका, ये जो जा रही है लंबी नलिका, ठीक है। और ये ऊपर वाला भाग जिसको अपन क्या बोलते हैं, वर्तिकाग्र बोलते हैं, ठीक है। तो अंडाशय हो गया, अंडाशय के अंदर क्या पाया जाएगा, बीजांड पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा, बीजांड। और इसी के अंदर क्या है, अंड कोशिका होती है, ठीक है। क्या होती है, अंड कोशिका होती है। इसके बाद ये इसका बीच वाला सिरा वर्तिकाग्र होता है, सॉरी वर्तिका होता है, और इसके ऊपर वाला सिरा क्या हो जाएगा, वर्तिकाग्र। तो क्वेश्चन आपसे पूछ लीजिए कि स्त्री केसर किस किस से मिलकर बनता है, तो अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र से मिलकर क्या होता है, स्त्री केसर होता है। स्त्री केसर क्या होता है, ये मादा जननांग होता है। क्या, ठीक है। और ये पुंकेसर क्या होता है, नर जननांग होते हैं। क्या, तो ये चित्र है आपका, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको बना लीजिए। तो इस प्रकार से आपके पुष्पीय पादपों की संरचना समाप्त होती है। आपको बिल्कुल अच्छे से इसको टॉपिक वाइज हमने बनाया और इसको चित्र भी आपको इसमें ऐड करना है, ठीक है। अगला टॉपिक आ रहा है अपने पास, परागण। परागण देखना, पराग कणों का, किसका, पराग कणों का पुंकेसर से वर्तिकाग्र पर पहुंचना क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। क्या, ठीक है। पराग कणों का पुंकेसर से वर्तिकाग्र पर, अब वर्तिकाग्र भी आपने देख लिया क्या होता है, परागकण भी आपने देख लिए। तो पराग कणों का पुंकेसर से वर्तिकाग्र पर पहुंचना क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। क्या कहलाता है, परागण। अब ये 2 प्रकार का होता है, स्वपरागण और परपरागण। क्या, जब एक ही पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो इसे क्या बोलते हैं अपन, स्वपरागण बोलेंगे, ठीक है। जब एक ही पुष्प के परागकण, पुष्प स्वयं रहेगा, उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते थे, इसे बोलेंगे स्वपरागण, परपरागण। जब एक ही पुष्प के परागकण अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते थे, इसे क्या बोलेंगे, परपरागण, ठीक है। इसमें पुष्प अलग अलग हो जाएंगे, इसमें सेम पुष्प रहेगा। क्या, ठीक है। इसमें एक ही पुष्प के परागकण अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पहुंचते थे, इसे परपरागण कहते हैं। क्या, तो ये आपके हो गए परागण। क्या, ठीक है। अपने पास है, देखना, परागण की क्रिया वायु, जल, जंतु द्वारा होती है। क्या, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया पेपर में यहाँ से क्वेश्चन। अगला टॉपिक है अपने पास पुष्पीय पादपों में निषेचन। सर्वप्रथम परागण की क्रिया में परागकण अलग है और परागण अलग है। क्या, परागकण, ठीक है ना, और परागण में अंतर है। परागण की क्रिया के द्वारा परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। अब आपको पता चलेगा वो परागण क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। जहां से इन्हें अंडाशय के अंदर पहुंचाया जाता है, पहुंचाना आवश्यक होता है। परागकण से अंडाशय एक नलिका कार संरचना निकलती है जिसे पराग नलिका कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे, पराग नलिका, पराग नलिका कहते हैं। देखिए ये है अपने पास डायग्राम,
ये अंडाशय हो गया, ये मादा युग्मक हो जाएगा, परागनली, नर युग्मक, वर्तिकाग्र और परागण। देखो परागण यहाँ पे आएंगे, वर्तिकाग्र पे पहुँचते हैं तो यहाँ से नर युग्मक, अब ये क्या है परागनली से होते हुए कहाँ चले जाएंगे, सीधे अंडाशय में चले जाएंगे। क्या देखना, चित्र को भी आप साइड में रख लेता हूँ, इसको भी ध्यान देते रहना आप। परागनली क्या कहते हैं, जिसके माध्यम से नर युग्मक, ये नर युग्मक अंडाशय में पहुँचते हैं। किस में पहुँच जाएंगे, ये अंडाशय के अंदर पहुँच जाएंगे। क्या वहाँ से नर युग्मक, जहाँ एक नर युग्मक एक अंड कोशिका आपस में मिलकर युग्मनज का निर्माण करती है, यहाँ पे क्या होगा, एक नर युग्मक रहेगा और एक अंड कोशिका रहेगी जो आपस में किसका निर्माण कर लेगी, युग्मनज का निर्माण कर लेती है, जो परिवर्तित होकर भ्रूण में बदल जाएगा। किस में बदलेगा, वो भ्रूण में, जिससे फिर बीज का निर्माण होता है। बीजाणु अपने चारों ओर एक आवरण का निर्माण करते हैं, जिससे अपन क्या बोलते हैं, बीजावरण बोलेंगे। ठीक है, बीजावरण बोलते हैं। तथा अंडाशय परिवर्तित होकर फल का निर्माण करता है। किसका निर्माण करेगा, फल का निर्माण करेगा। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि पुष्पीय पात्रम निषेचन किस प्रकार से होता है। एक बार बेसिक में इसको इसमें समझा देता हूँ कि भाई परागकण क्या होंगे, वर्तिकाग्र में पहुँचेंगे, वर्तिकाग्र में पर पराग नली के माध्यम से कहाँ पहुँच जाएंगे, ये अंडाशय में पहुँच जाएंगे। अंडाशय में नर युग्मक तथा मादा अंडाणु जो उसके अंदर उपस्थित रहेंगे वो युग्मनज का निर्माण कर लेंगे। युग्मनज डेवलप होकर किसका निर्माण करेगा, भ्रूण का निर्माण करेगा। ठीक है, और भ्रूण फिर क्या करेगा, बीज बना लेगा और बीज के चारों ओर कौन सा आवरण आ जाएगा, बीजावरण बोल देंगे इसको, बीजांड भी अपन बोल सकते हैं। और फिर अंडाशय क्या करेगा, फल का निर्माण कर लेगा। तो इस प्रकार से हमारे पास पुष्पीय पात्रों में क्या होता है, निषेचन की क्रिया होती है। और इसमें आपको ये वाला चित्र बनाने पड़ता है, परागकणों का अंकुरण। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपका ये जो चैप्टर है वो पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाएगा। क्या